तो दोस्तों, आप लोगों ने सेल्समैन के बारे में तो सुना होगा। जब सेल्समैन शब्द दिमाग में आता है या माइंड में आता है तो आपके मन में यही आता है कि एक ऐसा इंसान जो चीज़ों को बेचता है उधर उधर जाकर। जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, सेल्समैन होता ही है कि जो चीज़ों को इधर उधर जाकर बेचता है। लेकिन क्या कभी आपने उसकी निजी जिंदगी में कभी झांक कर देखा कि वो किस परेशानियों से, किस हालातों से अपने घर से निकल के आया है और उन चीज़ों को आप तक पहुंचा रहा है। बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जहां पर जो सेल्समैन होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और बहुत सी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जहां पर जो सेल्समैन होते हैं, जो उनकी ज़िंदगी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादातर आपने सुना होगा कि भाई सेल्समैन है तो टारगेट भी होता है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। बारिश में काम पे जा रहा है, धूप में काम पे जा रहा है, दर बदर की ठोकर खा रहा है, उससे मिल रहा है, उससे मिल रहा है, काम नहीं बन रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन माइंड में आ जाता है। लेकिन वो हालात से हार नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है अगर मैं थक के घर बैठ जाऊंगा तो जो मेरा परिवार है, जो मेरी फैमिली है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो थकता नहीं है, हारता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा हालात से हार जाता है और वो गलत कदम उठा लेता है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की कहानियाँ जो आपको कुछ अच्छी राह दिखाएंगी और गलत राह पर भटकने से बचाएंगी। तो सबसे पहले हम एक सेल्समैन की बात करते हैं जिसका नाम होता है शशांक गुप्ता। उम्र होती है 27 साल। और ये जो शशांक होता है एक चेनी खेनी की कंपनी में काम करता है। लाइक सेल्समैन रहता है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो जॉब करता है। और ये जो शशांक होता है ये मुरादाबाद का रहने वाला होता है। यहाँ पर जो इसकी नौकरी होती है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि शशांक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो वजह ये भी हो सकती है कि क्या पता उसका जो टारगेट है वो पूरा ना हो पा रहा हो, या और भी बहुत सारी रीज़न होते हैं जिसकी वजह से उसको उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब उस कंपनी से निकलने के बाद वो काफ़ी टाइम तक बेरोजगार रहता है। लेकिन तभी उसके जो दो दोस्त होते हैं वो भी मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं। वो उसको बताते हैं कि भाई एक जगह जॉब है, हम तुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, थोड़ा पैसा लगेगा, क्योंकि ऊपर भी सिफारिश करनी होती है। तो शशांक कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, कितना पैसा लगेगा। तो जो उसके दोस्त होते हैं उसको बताते हैं कि जो पैसा लगेगा वो लगेगा तकरीबन 20 लाख रुपए। शशांक ये सुनकर थोड़ा घबराता है कि यार 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। लेकिन जब वो पहले काम करता था तो वहाँ से उसने कुछ पैसा इकट्ठा कर रखा था, और कुछ जो पैसा होता है वो इधर उधर अपने यार दोस्तों से, फैमिली से, और भी जो रिलेटिव के लोग होते हैं उनसे मांग कर इकट्ठा करके उनको दे देता है। लेकिन पैसा तो दे दिया, लेकिन सिचुएशन और ख़राब जब होती है जब हो जाती है नोटबंदी, यानी कि पुराने नोट बंद हो जाते हैं। 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। देश के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाया। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। इन नोटों को 31 दिसंबर तक बदला जा सकेगा। अब जिन लोगों को इन्होंने यानी कि शशांक ने पैसा दिया था वो लोग कहते हैं कि भाई कि हमें नए नोट चाहिए, इन पुराने नोटों से बात नहीं बन रही है। लेकिन ऐसे टाइम में नए नोट लाना भी इतना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना उस टाइम करना पड़ रहा था। तो शशांक ने बोला कि भाई ऐसा है कि आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दो जो मैंने पुराने नोट आपको दिए हैं। लेकिन वो लोग वो पुराने नोट भी उसके वापस नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि तू नए नोट लाकर हमको देगा तो हम तुझे वो पुराने नोट लाकर जब देंगे। इन्हीं हालातों में बात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी, और जिन लोगों से सुशांत ने पैसा लिया था उन लोगों का फ़ोन पे फ़ोन आने लगा और इसको धमकी देने लगे कि भाई हमारा पैसा दो, ये दो, वो दो। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसकी दिमाग में घूमने लगी। ये सुशांत जो है वो टेंशन में रहने लगा, और एक दिन हालातों से हार कर सुशांत अपनी ज़िंदगी को वहीं पर समाप्त कर लेता है। तो ये जो हालात होते हैं ना, इन हालात में जो लड़ने की ताकत होती है, सोचने की ताकत होती है, समझने की ताकत होती है, वो कहीं ना कहीं इंसान खो देता है। लेकिन जो इंसान इस मुसीबत से, इस परेशानी से निकल जाता है,
वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेता है। तो दोस्तों ये तो सुशांत की कहानी थी। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स जो एक कंपनी में 19 साल से काम कर रहा था, उस शख्स का नाम विजय पाल होता है। काफी ईमानदारी से, काफी लगन से वो काम करता है और वो जहाँ पर काम करता है वो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम होता है, यानी कि बिजली से बहुत सारी रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो वहाँ पर होती हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक इंसान जो 19-20 सालों से एक कंपनी में काम कर रहा है, ईमानदारी से अपना घर चला रहा है, अपना परिवार चला रहा है, अपने बीवी बच्चे पाल रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा क्या होता है कि उसको बहुत ही गलत कदम उठाना पड़ता है और उसको अपनी ज़िंदगी को समाप्त करना पड़ता है। ऐसे क्या हालात बन जाते हैं, ऐसा क्या होता है उसके साथ? तो दरअसल बात ये होती है कि एक दिन उसी गोदाम में जहाँ पर वो काम कर रहा होता है, एक रात चोरी हो जाती है। जो चोर होते हैं वो काफ़ी कुछ चुरा कर ले जाते हैं। अगले दिन पुलिस आती है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ होती है और बहुत सारे लोगों को शक के घेरे में लिया जाता है। लेकिन जो विजय पाल होता है उस पर मालिक का जो दबाव है ना वो ज़्यादा होता है। मालिक बोलता है कि इसी बंदे ने चोरी करी है, मेरे को पक्का यकीन है इसी बंदे ने चोरी करी होगी। लेकिन विजय पाल बोलता है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, अपना नॉर्मल सा परिवार चला रहा हूँ, मुझे चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि जो पुलिस वाले भी होते हैं वो भी विजय पाल को हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर हफ्ते थाने बुलाते हैं और उससे गाली गलौज करते हैं, भला बुरा कहते हैं, बोलते हैं कहाँ है चोरी का माल, मतलब बहुत सारी पूछताछ उससे करते रहते हैं। ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत जाता है और अभी बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई थी। जो उस कंपनी का बॉस होता है या मालिक होता है वो विजय पाल को चोर चोर कह के बुलाने लग जाता है। यानी कि कोई भी बात होती है, जैसे होता है कि विजय पाल को बुलाओ तो बोलता है कि अपने एम्प्लॉय से उस चोर को बुलाओ, आजा चोर तेरी सैलरी आ गई, ये अपना चेक ले जा, या ऐसी ही सारी चीज़ें। मतलब विजय पाल का वो नाम नहीं लेता, हमेशा उसको चोर चोर ही कहने लग जाता है, ताने देने लग जाता है। यहाँ तक कि उसके कुछ और एम्प्लॉय जो होते हैं वो भी उसको चोर ही की नज़र से देखने लग जाते हैं। यार जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान किसी को चोर चोर कहता है तो कुछ ना कुछ उसके माइंड पर, उसके शरीर पर इफेक्ट तो पड़ता ही है और सामने वाले के माइंड में और इफेक्ट पड़ता ही है। तो दोस्तों इसी सब हालात से हार कर विजय पाल एक गलत कदम उठा लेता है और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है। और यहाँ तक कि वो एक सुसाइड नोट भी लिखता है और उस नोट में वो लिखता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर 19 सालों से ईमानदारी से, मेहनत से नौकरी कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से एक कील भी नहीं चुराई है। और साथ ही साथ मेरे इस गलत कदम उठाने की वजह थोड़े बहुत पुलिस वाले भी हैं जो मुझे ज़बरदस्ती परेशान करते रहते थे। तो सोचिए दोस्तों, कैसा एक नॉर्मल सा इंसान, उसकी ज़िंदगी में कैसे हालात बन जाते हैं, कैसे हालात बिगड़ जाते हैं कि इंसान को बहुत ही गलत कदम उठाने पड़ते हैं, फैसले गलत लेने पड़ते हैं। और विजय पाल के पीछे उसका पूरा परिवार परेशान है, कहीं ना कहीं उसकी फैमिली। ऐसी ही दोस्तों बहुत सारी कहानियां, अगर मैं आपको कहानियां सुनाने बैठूँ ना तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको पूरे दिन सुना सकता हूँ। लेकिन एक और कहानी के ऊपर बढ़ते हैं और ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये जो कहानी है, ये कहानी है अमित राठौर की, जिसकी उम्र अभी सिर्फ और सिर्फ 30 साल है, या आप कह सकते हैं कि 30 साल थी। अमित राठौर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है और साथ ही साथ लिख कर जाता है कि मुख्यमंत्री जी, मेरी बेटी के दिल में छेद है, ऑपरेशन करा देना प्लीज, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। तो ऐसी क्या वजह रही होगी कि अपनी बेटी को, अपने परिवार को इस हालात में छोड़कर वो इस जिंदगी से अलविदा कह देता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। दोस्तों अमित राठौर जो होता है एक एजेंसी में काम करता है। वो एजेंसी का पता नहीं कौन सी एजेंसी थी, लेकिन उसमें वो अच्छी खासी जॉब करता था। लेकिन एक टाइम वहाँ का ऐसा आया कि वहाँ का जो मालिक होता है ना, उस पे धोखाधड़ी का इल्जाम लगा देता है कि तुम इस कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ से तुम धोखाधड़ी कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, या माल इधर से उधर बेच रहे हो, बहुत सारी चीजें उस पर इल्जाम लगाता है। लेकिन अमित राठौर जो होता है वो बोलता है, मैंने सर ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा सिंपल सा इंसान हूँ। लेकिन जो उसका मालिक होता है वो सारी बातों को नहीं सुनता है, हर दिन उससे कुछ ना कुछ बहस करता है, बोलता है कि नौकरी छोड़कर चला जा, ये कर ले वो कर ले। तो अमित राठौर जो होता है इन सब चीज़ों से लेकर ना बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग गया था और यहाँ तक कि बीपी की दवा और बहुत सारी दवा वो खाने लग गया था। हालांकि उसके घर वाले उससे पूछते थे कि क्या हुआ है, जहाँ काम करते हो वहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो अमित राठौर हमेशा बताता था कि हाँ सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ तक कि अमित राठौर के जो घर वाले होते हैं उसके मालिक से भी पूछते हैं कि सर
क्या हुआ है आजकल अमित थोड़ा परेशान रहता है और बीपी की दवा खाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है। तो क्या कुछ सही नहीं चल रहा है वहाँ पर? तो उसका जो बॉस होता है वो भी कहता है कि नहीं, यहाँ पर भी सब ठीक है। तो दोस्तों एक तरफ वो अमित राठौर को बहुत टेंशन दे रहा है और दूसरी तरफ वो उनके परिवार से बोलता है कि सब कुछ ठीक है। तो कहीं ना कहीं मामले में थोड़ा सा गड़बड़ नजर आती है। ये जो सारी चीज़ें थी काफ़ी टाइम तक अमित राठौर झेलता रहा, काफ़ी टेंशन, काफ़ी परेशानियों में रहने लगा। और एक टाइम ऐसा आया जब उसने अपने हालात से हार मान ली और अपनी ज़िंदगी को वहीं पर समाप्त करने का फैसला लिया। तो दोस्तों मैं बार बार वही कहता हूँ कि ऐसी क्या वजह आ जाती है, ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है जो इंसान इतना बड़ा कदम उठाने की सोच लेता है। लेकिन दोस्तों जाते वक्त भी अमित के दिमाग में उसका परिवार, उसके बच्चे सब उसको दिखाई दे रहे होंगे। जब भी तो उसने लिखा था कि मुख्यमंत्री जी मेरी बेटी का इलाज करवा देना या ऑपरेशन करवा देना। तो इंसान जब जाता है तब भी उसको अपने परिवार का ही ख्याल रहता है। ये जो मैंने कहानियाँ आपको बताई, इन कहानियों को सुनाने का मेरा मकसद आपको डीमोटिवेट करने का नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो कहानी सुन रहे हैं, इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिले कि कैसे ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में हमें अपने और अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। आप इस दुनिया से चले जाओगे तो आपके परिवार का, आपकी पूरी फैमिली का क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग पे रहनी चाहिए। और किस तरह से इन सब हालातों से बाहर निकलना है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए।